Hello students, welcome to our channel. The name is Sky Coaching. बच्चों, आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, और इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है, और इंग्लिश मीडियम में तो खास तौर पे सारा कुछ इंग्लिश में ही होता है, तो टेंसेस की नॉलेज होना और ग्रामर की नॉलेज होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना आप इंग्लिश मीडियम में तो सरवाइव कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से, और हिंदी मीडियम में भी या अदर स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनमें भी अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। वही आज हम इस वीडियो में कराएंगे। और इंग्लिश मीडियम का तो खास तौर पे ये हिंदी बेल्ट में इतना बेकार हिसाब है। बड़े बड़े स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों की कंडीशन ऐसी है कि मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं स्कूलों में जिनको हिंदी ठीक से लिखना, पढ़ना और समझना तो बिल्कुल ही नहीं आता। 20-30% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से इंग्लिश को समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम की नहीं। हिंदी मीडियम में तो हाल बहुत खराब है, और स्कूल कॉलेज भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि बच्चों की ग्रामर सही नहीं है, बच्चों को पढ़ के इंग्लिश को उसका मीनिंग निकालना नहीं आ रहा। जब तक हम किसी चीज को पढ़ के उसका मीनिंग अपनी मदर टंग में नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हमें उस मीडियम में, इंग्लिश में हो चाहे वो कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, तो उसको समझना जब तक हमें अच्छे से नहीं आएगा तो हम उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर बोर्ड में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो बच्चे ना केवल इंग्लिश बल्कि साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, अगर उसको पढ़ के और क्वेश्चंस की हिंदी नहीं समझ पा रहे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें आंसर क्या करना है। तो सबसे मेन जरूरी जो बात है बच्चों को सीखने की वो है इंग्लिश ग्रामर, और उसमें भी सबसे पहले हमें टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए पहले हम टेंस की नॉलेज कर लेते हैं। मैंने कई वीडियो में पहले भी दूसरे चैनल पे बताया था कि भाई कैसे कैसे बच्चों को ग्रामर का ध्यान रखना है, कैसे उनकी पहचान करनी है। आज हम रटवा न करके समझाते हैं कैसे आपको याद रखना है चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास में 3 टाइप के टाइम होता है, और देखिए टेंस कोई अलग चीज नहीं है, अजनबी या नई चीज नहीं है। ये डेली आप रोजमर्रा की लाइफ में डेली बोलते हैं, सारे टेंस बोलते हैं, A to Z, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, सब कुछ यूज करते हैं। हर सेंटेंस, हर ग्रामर का रूल, इंग्लिश ग्रामर की बात करूंगा, आप इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल, हिंदी ग्रामर के सारे रूल आप डेली जो मुंह से सेंटेंस बोलते हैं या पढ़ते हैं उनमें डेली यूज हो रहे हैं। बस फर्क क्या है कि आप उनको जानते नहीं, समझते नहीं, पहचानते नहीं। जब आप इंग्लिश में उनको पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता, जो डेली आप बोलते हैं उसी में छिपे हुए हैं सारे रूल। अब देखते हैं कैसे। तो हमारे पास में 3 तरह का टाइम होता है। टेंस बोलते हैं जिनको हम काल बोलते हैं, इंग्लिश में हम उनको टेंस बोलते हैं, हिंदी में उनको काल बोलते हैं। काल का मतलब हमारा सीधा सीधा समय से होता है, और समय हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप? एक तो जो पीछे चला गया, जैसे कल हमने कुछ काम किया था तो था में चला गया। एक फ्यूचर में आगे आएगा, कल हम कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ करेंगे तो फ्यूचर में आ गया। और एक टाइम जो अभी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का टाइम है। तो 3 तरह के टाइम हो गए। एक जो बीत गया उसको भूतकाल बोलते हैं, जो आएगा भविष्य काल होगा, जो भी है वो वर्तमान है। तो 3 टाइप के समय होते हैं, उन्हीं 3 टाइप के समय को हम काल या टेंस बोल देते हैं। तो पहला टाइप हो गया हमारा प्रेजेंट। पहला टाइप क्या हो गया? प्रेजेंट। दूसरा टाइम हो गया हमारा पास्ट, और तीसरा टाइम हो गया हमारा फ्यूचर। गॉट इट? हिंदी में इसको वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान, और इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्यकाल। मोटी मोटी सी पहचान कि वर्तमान किसे बोलेंगे, इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें जो वर्ड मिलेंगे वो है
है या हैं या हो या हूं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, या मैं दिल्ली जा रहे हैं, या वह आम खाती है, या वह खा चुकी है, तो इस तरह से अगर इनमें से है, हैं, हो या हूं कुछ भी मिले, समझ लो वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। ठीक है, डेली बोलते हैं आप हिंदी में। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम पास्ट में। पास्ट में कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, जैसे उसके पीछे था आ गया, जैसे मैं खाना खाता था, अब नहीं खाता, मान लो व्रत, कुछ और भी हो सकता है, या कोई काम करती थी, या स्कूल जाती थी, या गई थी, या खेल रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे आ जाए। तो ये 3 वर्ड हो गए जो आपको बताएंगे कि ये पास्ट का है, भूतकाल का है। क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। किसी भी टेंस में अगर पीछे गा, गे या गी लगा मिले, ठीक है, जैसे हम स्कूल जाएंगे, वह खाना खाएगा, वह गीत गाएगी, तो ये सब फ्यूचर के हो गए हैं। फ्यूचर आने वाला टाइम। देखो, प्रेजेंट तो अभी है, तुरंत जो भी हम कर रहे हैं या करते हैं, और पास्ट 1 सेकंड बाद, अभी अभी मैंने बताया था, या अभी 1 सेकंड पहले, 1-2 मिनट पहले मैंने ये टेंस लिखा था, तो ये भी पास्ट में चला गया। इवन मुंह से कोई बात निकली, निकलते ही 1 सेकंड के अंदर ही वो पास्ट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर, 1 सेकंड बाद जो भी कुछ घटेगा वो तुरंत फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट की सीमा बहुत छोटी होती है, और पास्ट बहुत बड़ा है पीछे तक, और फ्यूचर बहुत बड़ा है आगे तक। तो बात करते हैं कि फ्यूचर में कौन से टेंस आएंगे जिनमें गागेगी कुछ भी आएगा लास्ट में, वो फ्यूचर होंगे। अब हम बात करते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। हमें टेंस स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में ग्रामर होती है, वो समझने के लिए इनके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है परफेक्ट, तीसरे नंबर पे, और चौथे पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 नाम हैं, इन्हें रट लो तो भी ठीक है, नहीं ध्यान रख लो अच्छी बात है। ऐसे 4 है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रट भी सकते हो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई कार्य अभी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वैसे अनिश्चित बोल सकते हैं, लेकिन अनिश्चित बोल के इसका मीनिंग समझना इतना आसान नहीं है। इसको हम आदत बोल सकते हैं, या रूटीन बोल सकते हैं। जैसे डेली का रूटीन होता है किसी का, मान लो कोई रोज सुबह को चाय पीता है, तो ये उसकी आदत हो सकती है, रूटीन हो सकती है। पीता है, पता नहीं पहले पीता था या नहीं पीता था, आगे पिएगा या नहीं पिएगा, इसलिए अनिश्चित बात है। उसकी आदत है, पीता है, या उसका डेली का रूटीन है। मान लो कोई डेली रोज सुबह को नहाता है, रूटीन हो सकता है। तो इस तरह की बातें जिस सेंटेंस में आए, इस तरह के भाव, इस तरह की फीलिंग जिस सेंटेंस में आए, उसको हम इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलते हैं। कौन से का? प्रेजेंट का। अगर है वाला आ रहा है तो प्रेजेंट का। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? सिंपल सी, अगर ये प्रेजेंट का है तो हिंदी के वाक्यों के अंत में लास्ट में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के वर्ड आएंगे। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, चारों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट तो है ही, क्योंकि इसमें है शब्द आ गया तो ये प्रेजेंट है। और इसमें तातीते आ गए, ये आदत वाले आ गए, रूटीन वाले, तो इसलिए इंडेफिनिट भी है। तो प्रेजेंट इनकी वजह से और ताती की वजह से इंडेफिनिट। क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहलाएगा जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आता है। क्लियर होगी बात? ऐसे ही सेम बात करेंगे
इसकी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार कोई काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हो गया ये? कंटिन्यू। आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या हो गया? ये कंटिन्यू कर रहे हैं आप इस काम को, चल रहा है, लगातार हो रहा है। जो काम लगातार हो रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो लगातार होने वाले काम को, जो लगातार हो रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब लगातार में कैसे? जैसे मैं वीडियो देख रहा हूं, तो अपने आप ही रहा हूं आप रोज बोलते हैं। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, नहा रहा हूं, सो रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं, फोन देख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो हम इसमें बोलेंगे जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आ जाए? रहा है आ जाए, रही है आ जाए, रहे हैं आ जाए, रहा हूं आ जाए। इनमें से चारों में से कोई भी आ सकता है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो क्या नाम होगा इस सेंटेंस का? कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। गॉट इट? आगे चलते हैं। परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण। पूर्ण आप जानते हैं, परफेक्ट जिसमें कोई कमी ना रही हो, पूरा हो गया हो, है ना। परफेक्ट का मतलब पूर्ण या पूरा कह सकते हो, इसमें कार्य पूरा हो गया। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम जो भी कार्य बोल रहे हैं वो पूरा हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो, तो उसे बोलते हैं पूर्ण या परफेक्ट वाला। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं तो क्या लिखेंगे? चुका हूं। अब देखो है, हूं वगैरह में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या वह दिल्ली चली गई है, तो यहां पे कुछ भी आएगा। मैंने खा लिया, मेरे को खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, एक ही बात है दोनों की, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट होने की सेंस आ रही, पूरा होने की। यानी कि खाना खा लिया है या खा चुका हूं, अभी अभी हुआ सारा काम। तो ये आ जाएगा परफेक्ट में, किसके? प्रेजेंट के। चूंकि पीछे है तो ये प्रेजेंट का होगा। और जैसे परफेक्ट बोलेंगे तो जिन सेंटेंसेस में हिंदी के वाक्य में चुका है, चुके आएगा, उनमें बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इस टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इसमें परफेक्ट भी है, कुछ कार्य पूर्ण भी हो गया है, और अभी भी कंटिन्यूअस, अभी भी लगातार चल रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? कार्य पूरा भी हो जाए और लगातार भी चले। तो इसमें हमें लेनी पड़ती है टाइम की हेल्प। और टाइम कैसे लेंगे? जैसे मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 10 मिनट में कुछ तो पढ़ा दिया ना। देखो 10 मिनट में इतनी सारी चीजें बता दी मैंने, ठीक है, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूं, रुका नहीं हूं। तो कुछ समय से मैं पढ़ा रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है काम, तो कुछ तो पूरा हुआ ना काम, कुछ तो कंप्लीट हो चुका। मान लो मैंने ये नाम लिख दिए, ये बातें समझा दी, लिख दी, तो इतना तो कंप्लीट, पूर्ण, तो आ गया परफेक्ट। 10 मिनट का काम परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। कंटिन्यूअस, लेकिन अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है, अनस्टॉपेबल, चलता जा रहा है। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए, इसमें से एक वर्ड लगता है, से। क्या लिखते हैं हम इसमें? समय से। समय से, कोई भी समय लगा के और उसमें ये से वर्ड आएगा, से। समय इनमें भी हो सकता है लेकिन उसमें से नहीं आएगा, इसमें से लगा के आएगा। जैसे मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो कैसा समय, कैसे लिखेंगे इसमें? 10 मिनट से। ये जो 10 मिनट से डाल दिया मैंने, ये बताएगा परफेक्टनेस को, ये पूर्ण हो गया। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा, रहे, रही। तो यही आएगा, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसमें लिख सकता हूं यहां पे रहा हूं, या कोई लड़कियां मान लो कर रही है, कुछ भी काम है, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 10 मिनट से कोई खाना खा रही है, 10 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है, चारों में से, हर जगह चारों आ सकते हैं ना, तो इसलिए मैं डॉट डॉट लगाता हूं।
एक लिख दिया मैंने जगह कम की वजह से, बाकी आप समझ सकते हो। खा रहा हूँ, खा रही हूँ, या 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही है, पढ़ा रहे हैं, खेल रहे हैं ना, कुछ भी आ सकता है। मेन है ये 10 मिनट से ही, ये केवल 10 मिनट से नहीं हो सकता, घंटे से, महीने से, साल से, सुबह से, शाम से, बहुत देर से, थोड़ी देर से, इस तरह का कोई भी टाइम हो A to Z जिसमें से लगा हुआ हो, तो हम उस सेंटेंस को, और साथ में रहा रहे भी हो, तो हम कहेंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और पीछे है में से कुछ भी लग गया, है हूं में से, तो वो प्रेजेंट आ गया। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या नाम लेंगे इसका? ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब सेम काम हम कर लेते हैं पास्ट में। देखो पास्ट में क्या होता है, जैसे वह था, थी, थे आएगा, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक आदतन भी होते हैं और एक बिना आदतन भी होते हैं। जैसे मैंने आज सुबह पराठे खाए थे, या मैंने चाय पी थी। ठीक है, मैंने चाय पी ली है, या मैंने खाना खा लिया है, या पराठे खा लिए हैं, तो यहां पहुंचेंगे भाई। ठीक है, काम पूरा हो गया है, ये बोल दिया। और अगर ये बोला मैंने पराठे खाए थे, मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा कि सुबह नाश्ते में क्या किया था, क्या खाया था, तो मैं बोलूंगा मैंने सुबह नाश्ते में पराठे खाए थे। कहने लगे इसीलिए दर्द हो रहा है। आप भी खाते होंगे ना, ऐसा नहीं कि पराठे से ही दर्द होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, रोज नहीं खाना चाहिए। तो क्या होता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला सुबह का नाश्ते में क्या खाया था, मैंने बोला पराठे खाए थे। तो सेंटेंस कहां चला गया? इसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में, मैंने पराठे खाए थे, मान लो ऐसे आ गया, खाए थे। तो कौन सा हो गया ये? पास्ट में, अभी नहीं खाए। लेकिन जब मैं पराठे खा रहा था, तभी आगे मम्मी ने पूछा क्या खाया तुमने, मतलब मम्मी ने पूछा मतलब नाश्ता कर लिया, कहना कर लिया, क्या किया, तो मैंने बोला मैंने पराठे खाए हैं, या मैंने पराठे खा लिए हैं। तो तभी हैंड टू हैंड मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, या नाश्ता कर लिया है, या पराठे खा लिए हैं। तो सेंटेंस आ जाएगा यहाँ, क्योंकि उस टाइम तभी हैंड टू हैंड काम कंप्लीट हुआ और मैं कंप्लीट कर चुका हूं, मैंने खा लिया है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, वहीं का वहीं काम वहां भी पूरा हो गया और काम इसमें भी पूरा हो गया, दोनों में काम पूरा है। यहाँ पे पर कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, यहां भी काम पूरा हो चुका है, यहां भी काम पूरा हो चुका है। यहां बोल रहे हैं मैं खाना खा लिया है मैंने, या मैं खा चुका हूं, यहां बोल रहे मैंने खाए थे। दोनों में फर्क क्या है? ये तो हैंड टू हैंड, जब काम हुआ तभी पूछा जा रहा है, इसका असर तभी है, तुरंत हैंड टू हैंड असर है। मैंने खाना खा लिया है मतलब अभी खा लिया है, पेट में, ये पेट में तो ये भी हो सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड का है, मतलब कि वर्तमान की बात है, तभी की, तात्कालिक, कोई देर नहीं हुई। इसमें देर हो चुकी है, मैंने खाना खाया था या मैंने पराठे खाए थे, तो इसमें देर हो चुकी है, थोड़ा लंबा हो गया समय। ठीक है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका दूसरा टाइप होता है, जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं 5 साल का था, तो कार चलाया करता था, था, ऐसे भी आ सकते हैं इसमें, जैसे ता था, टी थी, ते थे, ये सारे भी आ सकते हैं। ये दूसरा टाइप होगा, एक टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। इसमें आदत होती है, रूटीन होता है, कब का? पास्ट का, पीछे का। तो मैं किया करता था, मंदिर जाया करता था, है ना, मैं खेलने जाया करता था, कार चलाया करता था, दारू पिया करता था जब मैं छोटा था, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आप पास्ट में किया करते थे, तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात? और नहीं तो सिंपली मैंने कोई काम किया था कुछ टाइम पहले या कभी भी किया था, तो पास्ट का इंडेफिनिट में इस तरह का आ जाएगा। बात करते हैं कंटिन्यूअस की। अब कंटिन्यूअस जहां भी हो तो मतलब लगातार, लगातार का मतलब रहा, रहे, रही, वही सेम आएगा कि रहा या रही। है की जगह क्या आएगा आपकी बात? रहा, यहां भी रहा, और इसकी जगह क्या आएगा? था या थी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें भी देखो ये रहा वाली लाइन है ना, सब में रहा आना है इसमें। ये चुका वाली लाइन है, सब में चुका आना है, चाहे फ्यूचर हो या ये। ठीक है भाई, तो रहा था, रहे थे। जैसे मैं खाना खा रहा था,
सुबह मान लो कोई घटना हुई, मैं खाना खा रहा था उस टाइम। अगर अभी खा रहा हूं तो बोलो मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन सुबह जब तुम वहां आए तो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो पास्ट की बात हो गई, कर रहा था उस टाइम। फिर मैं खाना खा चुका था, चुका था या चुकी थी, चुके थे, कोई सा भी आ सकता है इनमें से, चुका था, चुकी थी, चुके थे, खा रहा था, खा रही थी, खा रहे थे, कुछ भी आ सकता है। तो जिनमें इस तरह का आएगा कि जब तुम मेरे पास पहुंचे तो मैं खाना खा चुका था, यानी कि काम कंप्लीट हो गया था। तो जब ऐसी सेंस का सेंटेंस आएगा तब हम बोलेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट है। क्लियर है बात? फिर बात करते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस, इनके पूर्ण भी हो गया, फिर भी चल रहा था। जब तुम आए तब मैं 2 घंटे से नहा रहा था, चलो वो ज्यादा हो गया, मान लो 2 घंटे से पढ़ रहा था। जब तुम मेरे पास आए शाम को, कल शाम जब तुम मेरे पास आए तब मैं 2 घंटे से ऑलरेडी पढ़ रहा था। या तुम सुबह सुबह आए मेरे पास, मान लो तुम सुबह ही आ गए मेरे पास 6 बजे, तो तुमने देखा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि जब तुम आए थे सुबह मेरे पास तब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मतलब तुम 5 बजे आए थे अगर, तो मैं इनकी 3 बजे से पढ़ रहा था। तो इस तरह का टाइम जब आता है उसमें समय से, फिर वही आएगा इसमें समय से, कि मैं लिख दूं मैं 2 घंटे से, इस टाइप का टाइम आएगा इसमें भी, और बाकी वही रहेगा, पढ़ रहा था, खा रहा था, खेल रहा था, पी रहा था, रहा था या रही थी या रहे थे, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इन्हीं तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और यहां जरूरी कि 2 घंटे से ही आएगा, या कुछ भी आ सकता है, मैं सुबह से या शाम से, मान लो तुम दोपहर में आए तो मैं बोलूंगा मैं सुबह से पढ़ रहा था, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। कोई सन का, किसी टाइम का, डेट का, कुछ भी आ सकता है, नाम आ सकता है। उसके बाद में फ्यूचर पे आइए। अब फ्यूचर में क्या है, गागेगी। जब देखो मेन वर्ब जो होती है, कार्य जो होता है उसी में आएगा, मैं खाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, सोऊंगा, पढ़ूंगा। जो मेन वर्ब होती है, जो मेन एक्शन होता है, जो मेन कार्य होता है, अगर उसी में गागेगी लगा मिल जाए तो वो होता है इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। जैसे मैं खेलूंगा, खेलूंगा, या मैं पढ़ूंगा या पढ़ेगी, वह पढ़ेगी मान लो, या वह बाजार जाएगी, कुछ भी इस तरह के आती है, गागेगी, यही लगे मिल जाएंगे। तो जिनमें ऐसे वर्ड आते हैं कि कल मेरी मम्मी बाजार जाएगी, गी, गागेगी, मेन वर्ब में ही आ गया, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट बोलेंगे। उसके बाद में आ जाइए फ्यूचर का कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में फिर से वही काम लगातार हुआ मिलना चाहिए। अब फ्यूचर में कैसे बोलेंगे इसको, जैसे मैंने कहा कल मैं 12 बजे आपके घर आऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, सर उस टाइम तो मैं पढ़ रहा हूंगा, ठीक, या उस टाइम तो मेरे पापा खेत में जा रहे होंगे, पापा मिलेंगे नहीं, ठीक। मान लो आपने बहाना मार दिया, मैंने कहा कल आऊंगा, तो आपने बोला कि मत आना, कल तो उस टाइम मेरे पापा खेत में जा रहे होंगे। अरे पापा से क्या लेना, मुझे तो तुम्हें देखना है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना, आऊंगा। तो भाई मान लो इसमें भी लिख देंगे कि जिस समय की भी बात हो रही, मैं ये काम कर रहा हूँ, पापा ये कर रहे होंगे, है ना, तो जैसे खेत में जा रहे होंगे, तो किस तरह के लास्ट में आएंगे इसमें, जैसे रहे होंगे, ठीक है, रहा रहे और साथ में होगा होंगी होंगे, ठीक है, रहा रही रहे और साथ में होगा होंगी होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रही होंगी, इस तरह के वर्ड पीछे आएंगे तो हम बोल देंगे ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। एक और हो सकता है सिर्फ रहेंगे, जैसे कोई काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, ऐसे भी आ सकता है सिर्फ रहेंगे। मान लो उस समय तक हम, उस समय जब आप आएंगे तो हम उस टाइम तक खेत में काम करते रहेंगे, या पापा हमारे खेत में काम करते रहेंगे। बात समझ में आई? तो ये कंफ्यूजन अगर होगा तो पूछ लेंगे आप लोग कमेंट्स करके या फोन करके, जैसे भी होगा। तो करते रहेंगे या कर रहे होंगे, एक ही बात है ना, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। परफेक्ट पे आ जाते हैं पूर्ण, कोई कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन पास्ट में कैसे, फ्यूचर में कैसे होगा, तो पूरा हुआ नहीं ऐसे बोलेंगे, हम पूरा कर चुकेंगे,
उस टाइम तक जब तक आप आएंगे, मतलब 12 बजे आप आएंगे तो मतलब हम उस टाइम तक खेत का सारा काम कर चुकेंगे, कंप्लीट कर चुकेंगे, उस टाइम तक पूरा हो गया होगा काम, है ना। तो इस तरह से, तो इसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, मान लो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह का शब्द आ जाएगा। उस टाइम तक काम पूरा कर चुकेंगे या कर चुके होंगे, ये भी आ सकता है, कार्य कर चुके होंगे, उस टाइम तक कार्य पूरा कर चुके होंगे। देखो यहां पे रहे होंगे है और यहाँ पे कर चुके होंगे हैं, दोनों में डिफरेंस समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यही करते हो जब टेंस कराते हैं कि लास्ट में देख के आप यही नहीं पहचान कर पाते कि ये कौन से टेंस का है, फ्यूचर का है पहले तो यही देखना है, या पास्ट का, प्रेजेंट का, फिर देखना है इनमें से कौन सा टाइप है ना, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पहचान करनी मेन है। अब जैसे यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे रहे होंगे है, यहाँ पे चुके होंगे है, तो चुके होता है का मतलब काम पूरा होना, कंप्लीट होने की सेंस जाती है, तो परफेक्ट में जाता है, और सिर्फ रहे आया, रहे की वजह से कंटिन्यूअस में जा रहा है। गॉट इट? ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें लास्ट वाले की। अब इसमें देखो समय आ रहा है तो समय यहां भी आएगा, तो समय होता है उस समय तक, 5 बजे तक, 12 बजे तक, इस तरह से इसमें तक वाला समय ज्यादा आता है ना। और कैसे लिखेंगे हम, जैसे 12 बजे तक, 12 बजे तक, तो तक वाला समय आता है ज्यादातर, हम ये काम कर चुके होंगे या कर चुके, सॉरी कर रहे होंगे, 12 बजे तक हम पढ़ रहे होंगे, है ना। मतलब तुम सुबह से जाओगे 12 बजे तो हम सुबह से बैठ जाएंगे पढ़ने और 12 बजे तक ही हम पढ़ते रहेंगे या पढ़ रहे होंगे, जैसे रहे होंगे या रहेंगे। जब तक आप आओगे हम खाट पे से उठेंगे ही नहीं, पढ़ते रहेंगे। कल तो हम, क्योंकि आप आओगे हम सुबह से बैठ जाएंगे और 12 बजे तक पढ़ते रहेंगे, जब आप आओगे तो हम आपको पढ़ते नजर आएंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना, डबल मात्रा होगी, तो 12 बजे तक आप पढ़ते ही रहोगे, उठोगे नहीं, है ना, तो हम पढ़ते रहेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे जो वो आएंगे किसमें, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सारी पहचान आप लोगों को समझनी है कैसे कैसे होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें, ये पहचान हो गई, जब हिंदी का सेंटेंस आएगा तो उसे हम देख के पहचान लेंगे कि कौन से टेंस का, उसका कौन से पार्ट का है। फिर उसके अकॉर्डिंग जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और मेन वर्ब का यूज करना है, दो चीज और रहेगी इसमें। अब एक सिंपल सी, पहले मैं इसमें मेन वर्ब बता दूं। अच्छा ये मत समझना कि सिर्फ हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए है, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी सीबीएसई बोर्ड में जितनी भी इंग्लिश जिस भी सब्जेक्ट में आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में है, उसको भी सारे को आप पढ़ के समझ पाओगे कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, किस तरह से हमें इसको समझना है, मतलब समझ भी उसमें से पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये तो हिंदी से अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात है, अब जो लिखूंगा उससे हम इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना समझेंगे। मान लो अगर ये सेंटेंस है आपका इंडेफिनिट वाला, ये तो हिंदी वालों के लिए हो गया, ठीक, इससे वो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अब जो लिख रहा हूं वो इंग्लिश पहले नजर आएगी उनको, और उसके बाद फिर आप हिंदी देखेंगे उसकी हिंदी क्या सेंस निकलेगी। तो देखिए ये पहले वाली लाइन मान लो, इसको पहले वाली रो मान लो, ये वाली, ये सेकंड वाली रो मान लो, ये थर्ड वाली मान लो, और ये फोर्थ वाली मान लो। तो इसमें सिंपल सी बात क्या बता रहा हूं, हमारे पास जो फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की फॉर्म्स, वो फर्स्ट फॉर्म होती है ज्यादातर, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करके बनाते हैं। हम इसमें मेन रूप से यही 4 फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 फॉर्म्स को हमें कैसे यूज करना है वो आपको इसमें देखना है। तो भाई चारों फॉर्म्स पहले बिल्कुल इजी वे में लेते हैं, कैसे कि भाई ये फर्स्ट नंबर वाली रो है तो इसमें सब में फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो देखो मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, थोड़ा सा सावधानी से, यहां हल्की सी जगह छोड़ दी मैंने, या इसको 2 बार लिख देता हूं। फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, ये वाला है इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह लिख देता हूं फर्स्ट फॉर्म, इसका बाद में बताऊंगा क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं फर्स्ट फॉर्म, और इसमें भी फर्स्ट आएगी।
या तुम अभी मत लिखो, कुछ यूं ही समझ के चलो कि पहले वाली लाइन में तो केवल फर्स्ट फॉर्म आनी है सब में, और मेरे हिसाब से कोई याद करने वाली या बहुत रटने वाली बात नहीं है, कोई भी कॉमन सी बात है, समझ लेगा भाई पहली वाली लाइन में पहली वाली रो में फर्स्ट फॉर्म आएंगी, दैट्स ऑल। उनमें क्या क्या पहचान है वो मैंने समझाई दी है। फिर जो थर्ड वाली रो पकड़ते हैं, अभी सेकंड को छोड़ते हैं, थर्ड वाली पकड़ते हैं। थर्ड वाली पूर्ण होगी, जिसमें काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो चुका, कोई सा भी टेंस हो, थर्ड वाली में थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड। ध्यान रखना, इसमें हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म। कोई डिफिकल्ट है याद रखना या समझना? पहले वाले में फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड वाले में थर्ड थर्ड फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है ना? बहुत अच्छा। इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस आ रहा है, बस ये परफेक्ट वाला कंटिन्यूअस है, सिंपल कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे परफेक्ट वाला हो चाहे बिना परफेक्ट वाला हो, तो कंटिन्यूअस वाली सेकंड वाली रो और फोर्थ वाली रो, इन सब में एक ही फॉर्म लगेगी और वो है आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल इजी, जिसमें भी रहा रहे दिखे, चाहे वो समय से आ रहा है चाहे बिना समय से आ रहा है, आईएनजी फॉर्म ही लगानी है। यानी कि आधे टेंस तो इसी से खत्म हो गए। यानी कि इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। कितना इजी हो गया देखो, आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म क्लियर हो गया। अब बची सिर्फ सेकंड फॉर्म, ये कहां लगेगी? तो पूरी दुनिया में एकमात्र जगह सेकंड फॉर्म लगाने की है पास्ट के इंडेफिनिट में। पहले वाली रो के सेकंड वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी, मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई। अब इस सेकंड फॉर्म के लगने का एक स्पेशल यानी कि प्लेस है, वो क्या है कि सिर्फ ये पॉजिटिव सेंटेंस में लगती है। पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो और उसका पॉजिटिव सेंटेंस हो, और साथ साथ में एक नेवर, नेवर वाला नेगेटिव हो। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब नोट नहीं आना चाहिए उन सब सेंटेंसेस में, जैसे आज मैंने पराठे खाए थे, उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर ये लिख दूं मैंने पराठे नहीं खाए थे, उसमें नहीं आएगा ये सेकंड, उसमें फर्स्ट ही आएगी। ठीक है, तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस। और मैंने कभी नहीं खाए थे तो भी सेकंड आ सकती है। तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में और नेवर वाले में दो ही चीज होगी। देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बोला और नेवर बोला, सिर्फ इसी में सेकंड फॉर्म आएगी और कहीं सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। पूरी दुनिया में, पूरी इंग्लिश में कहीं सेकंड फॉर्म और नहीं आती। क्लियर है बात? उसके बाद बात करते हैं, यहां पे एक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं। ये भी पूरी दुनिया में एकमात्र जगह यही है। वो भी क्या है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट और एक सिंगल नाम, दिस, दैट। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उनका भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, केवल पॉजिटिव, नोट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेवर वाला चल जाएगा, नेवर वाला भले ही हो, नेवर वाले में लग जाएगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस लगती है। एक इंट्रोगेटिव का हु वाला होता है, जो सिंगुलर में ना हु वाला भी चल जाता है। हु को हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। तो हु वाला हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेवर वाला हो, ऐसे सेंटेंस में एस की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी पूरी दुनिया में इसे छोड़ के और कहीं भी एस का यूज नहीं होता। सब में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होगा। क्लियर है? डाउट हो तो पूछ लेना, दोबारा देख लो। सिंगुलर का पॉजिटिव या नेवर वाला किसी का भी हो, और सिंगुलर का नेवर वाला और हु वाला, ऐसे सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या लगना, दो चीजें हमने बता दी, पहले पहचान हो गई थी। फिर इनमें कौन कौन सी फॉर्म लगनी है, पहले वाले में फर्स्ट, तीसरे वाले में थर्ड, और दूसरे और चौथे जो रहा रहे वाले, इन सब में आईएनजी फॉर्म। दुनिया में एकमात्र जगह पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, पॉजिटिव सेंटेंस में केवल, और नेवर वाले में। और
इसमें भी हु ऐड कर लो, हु वाले में भी लग जाएगी सेकंड फॉर्म। और इसमें सिंगुलर का पॉजिटिव नेवर वाला और हु वाला, उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस। बस दुनिया में यही जगह है। अब बात करते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। देखो इसमें इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जो सिंगुलर है। देखो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इस वाले में पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आती है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो लगती है हेल्पिंग वर्ब डस। क्या लगती है भाई? डस। और जो प्लूरल वाले होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू। क्लियर है बात? सिंगुलर वालों की हेल्पिंग वर्ब है डस और प्लूरल वालों की है डू। सिंगुलर आप जानते हैं ही, सी, इट और एक सिंगुलर नाम और दिस दैट। अगर ये सब्जेक्ट हैं तो डस। और अगर प्लूरल है आई, वी, यू, दे, ठीक है, दीज, दोस और एक से ज्यादा नाम या रिलेशन कुछ भी हो तो उनके साथ में लगेगी डू। लेकिन कब? जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगेगी। पॉजिटिव में रूल अलग है, केवल फॉर्म लगेगी। इस वाले में कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब के सब में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डिड। लेकिन किसमें? नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। ये बात ध्यान रखनी। पॉजिटिव में तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव आए तो डिड। नेगेटिव का मतलब समझ लो। नेगेटिव का मतलब होता है नोट वाले सेंटेंस। अगर नोट लगाना पड़ रहा है तो डिड आएगा पहले। इंटरोगेटिव कोई भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, किसको, डब्ल्यूएच टाइप वर्ड कोई भी आए तो सब में डिड लगेगा। बात क्लियर है? अब आ जाइए इन दो के बाद इस वाले में। इसमें तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का चक्कर था सिर्फ दो ही जगह। अब बाकी देखो ये वाला बचा और ये सारे के सारे बचे। इनमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगी ही लगेंगी। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो लगनी ही है। पॉजिटिव से हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सिर्फ ये झमेला इन्हीं में था कि पॉजिटिव में नहीं लगनी, नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगनी। इनमें सब में लगनी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, सब में लगेगी, हमेशा लगेगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है आई और वी के साथ में यूज होता है शैल का। और आई और वी दो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के साथ में इसमें लगेगा विल। मैं यहां लिख देता हूं बाकी। आई वी का ध्यान रखना और बाकी में सब आ जाएंगे और उसके साथ लगेगा विल। ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें। ठीक है, इस वाले में जिसमें रहा रहे आता है इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर या एम। इन तीनों में से एक लगनी है या हूं या हो, उसके हिसाब से सिंगुलर की, ये प्लूरल की, ये आई की। याद रखना, ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए है और ये आई के लिए स्पेशल। ठीक है भाई। रहा था, रहे थे, रही थी में से वाज या वर, ये सिंगुलर की है और आईबीसी के साथ है और ये प्लूरल के लिए है। यहां जाइए, शैल और विल यही दोनों चलेंगे, बस बी और ऐड हो जाएगा इसमें, जैसे शैल बी और विल बी। और ये वही जोड़ा चलेगा, आई वी में से कोई सा है तो उसके साथ में शैल लगेगा और आई वी को छोड़ के बाकी कुछ भी है उसके साथ में विल भी लगेगी हेल्पिंग वर्ब। यहां जाइए, इसमें चलेंगे हैज और हैव। हैज होता है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए होता है हैव। आई भी इसमें इधर ही आता है। ठीक है, इसमें अकेला हेड है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या आई हो, कुछ भी हो, सबके लिए हेड ही यूज होगा। इसमें आ जाइए, इसमें शैल और विल तो वही लगेंगे, तो शैल और साथ में हैव। हैज नहीं लगता, याद रखना, हैव ही लगता है। और विल उसके साथ में भी हैव यूज होगा, तो शैल हैव, विल हैव। जोड़ा वही, आई वी में से कोई सा एक हो तो शैल, शैल हैव, और बाकी कुछ भी हो, बाकी में वही कौन कौन आ जाएगा,
ही शी इट, आई वी आ गए, यू दे, और किसी का भी नाम, कोई भी रिलेशन, दिस दैट दिस दो, सब कुछ भी हो तो विल आएगा, विल हैव। अब लास्ट वाली में आ जाइए, जो हमने इसमें लगाई हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसी में बीन और ऐड करके यहां लग जाएगी, यानी कि इसमें आ जाएगी हैज बीन और हैव बीन, बी डबल ई बीन, ठीक है, ये लगा। इसमें हैड है तो इसमें आ जाएगी हैड बीन, इसमें विल हैव शैल हैव है तो इसमें आ जाएगी विल शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है भाई, ये इसमें लग जाएगी। क्लियर हो गया? अगर आपने इतनी बातें याद रख ली कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी, कौन सी मेन वर्ब लगनी है और उसकी पहचान क्या है, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या जरूरी है, अगर आपको सेंटेंस में, जैसे आप बुक पढ़ते हैं कहीं भी, अगर उस बुक में आपको कोई सेंटेंस मिला और आपको लगा कि उसमें भाई ऐसी ऐसी वाली फॉर्म है या केवल फर्स्ट फॉर्म है या डूडल्स में से कुछ लगा हुआ है, तो उसका जब हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकालें, तो आपको उसके सेंटेंस में लास्ट में ता है ती है बोलना पड़ेगा, आपको मीनिंग निकालने की हेल्प मिलेगी इससे। अगर आपको कहीं वाज वर लिखे मिल जाए और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो आप उसका क्या मीनिंग निकालेंगे, तो उसका मीनिंग निकालने के लिए आपको यहां से हेल्प मिली है कि उसके जब मीनिंग निकालेंगे लास्ट में आपको रहा था, रही थे, इस तरह का सेंटेंस बोलना है, समझना है दिमाग में, ठीक है। मान लो कहीं पे ऐसा मिल जाए आपको कि शैल हैव या विल हैव मिल गया आईवी के साथ में या बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में और थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, तो आप कैसे मीनिंग निकालेंगे, क्या समझेंगे दिमाग में, ग्रास्पिंग कैसे करेंगे, तो आप जब हिंदी में ग्रास्पिंग करेंगे चुकेगा या चुके होंगे, ठीक है, इस तरह का मीनिंग निकालेंगे। तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, और जिसको ये नहीं आता सीबीएसई बोर्ड में वो जीरो है, उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये फैक्ट है, भले बेकार लगे लेकिन ये रियलिटी है, जिसको आता है ये चीजें समझना वही मीनिंग निकाल सकता है, वरना इंग्लिश मीडियम में जाके ना हिंदी का रहता ना इंग्लिश का फिर। और इसकी बाकी की चीजें कि हम टेंस कैसे बनाएंगे और इंग्लिश, लिखी हुई इंग्लिश को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास लूंगा, उसमें रूल बताऊंगा पहले, और फिर कैसे इंग्लिश को पढ़ के समझते हैं और कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ये आगे की वीडियो में हम बनाएंगे। अब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि पूरी इंग्लिश आपको समझ में आ जाए और किस तरह से सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो आप अच्छे से सरवाइव कर जाएं और अच्छे मार्क्स गेट कर जाए, ठीक है। साथ में स्पीकिंग का भी बेस यही है, इंग्लिश बोलना भी आप तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मान लो आपको पता नहीं कि ईज आर एम का मतलब रहा है रहे लगाएंगे, पता चला आपने था बोल दिया, है नहीं, बोलना था मैं आ रहा हूं और तुमने बोल दिया मैं आ रहा था, ठीक है, तो कोई वेट नहीं करेगा आपका। जब आपको ये सेंस क्लियर होगी कि हाँ मुझे इज आर एम कहां लगाना है और वाज वर कहां लगाना है इन टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, तभी आप सही से इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और देखिएगा जरूर, नेक्स्ट भी अब की बार पूरा बेसिक से लेके और हाई लेवल तक पूरी कराएंगे ठीक से। थैंक यू।